एक बड़ा सेठ शहर में गरीबों को खाना बांट रहा था। तभी उसके सामने एक लड़का होता है जिसके पैर में चोट लगी हुई है और वो काफी परेशानी में होता है। जैसे ही वो सेठ उस लड़के की तरफ खाना करता है तो वो लड़का उस सेठ के पैर पकड़ लेता और कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, एक इतना बड़ा सेठ जो खाना बांट रहा था, आखिरकार उसका एक लौता बेटा कैसे बाजार में या ऐसे भिखारियों के बीच में बैठकर खाने का इंतजार कर रहा था। ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है दोस्तों। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे समाज में कहा गया है कि अगर आप किसी को थोड़ा सा दुख दोगे तो आपको बहुत ज्यादा दुख देखना पड़ेगा। तो आज ये कहानी हमें वही सिखलाती है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राम प्रसाद नाम के परिवार से, जहां पर मुखिया का नाम राम प्रसाद होता है, इनकी पत्नी होती है और एक इनका लड़का होता है। दोस्तों, छोटी सी जमीन है जिस पर ये खेती बाड़ी करते हैं और इनके घर का गुजारा चलता है। राम प्रसाद का बेटा पढ़ने में बहुत होशियार होता है और उसकी 10वीं क्लास गांव में पूरी हो जाती है। जब 10वीं क्लास गांव में पूरी हो जाती है उसके बाद वो 12वीं भी कर लेता है। लेकिन राम प्रसाद का बेटा कहता है कि पिताजी, अब मुझे शहर में जाकर पढ़ाई करनी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राम प्रसाद को एक बहुत बड़ी चीज पता चलती है कि उनकी पत्नी जो कैंसर से पीड़ित थी और उनकी जानकारी उन्हें अभी ही पता चली। जब राम प्रसाद को ये बात पता चलती है तो राम प्रसाद बिल्कुल टूट जाता है। एक तरफ तो बेटे की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ पत्नी को इतनी बड़ी बीमारी होती है। दोस्तों, राम प्रसाद की पत्नी करीबन 15 दिन के अंदर ऊपर वाले को प्यारी हो जाती है, इस दुनिया से चली जाती है। उसको इतना ज्यादा कैंसर होता है। जब राम प्रसाद की पत्नी इस दुनिया से चली जाती है तो राम प्रसाद बिल्कुल टूट जाता है और अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तू क्या शहर में जाएगा? मैं यहाँ पर कैसे करूंगा, मेरा कैसे मन लगेगा? तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही है। लेकिन दोस्तों, वो बेटा फिर भी शहर पढ़ने के लिए जाता है, अपने पिता की एक बात नहीं मानता है। अब राम प्रसाद अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देता है और यहाँ पर वो जिम्मेदारी करता है। लेकिन वो किसी चीज की कोचिंग ले रहा था, उसे कोई सरकारी नौकरी चाहिए थी। राम प्रसाद के बेटे का फोन आता है, वो कहता है कि पिताजी, मुझे अभी 3 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 3 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा तो मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी और मेरी जो कोचिंग कर रहा हूँ इसमें मुझे इतने पैसों की जरूरत है। दोस्तों, जो राम प्रसाद होता है, जो जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन थी थोड़ी सी, उसे बेचकर अपने बेटे को 3 लाख रुपए दे देता है, क्योंकि उसे अपने बेटे को पढ़ाना है और एक सक्षम इंसान बनाना है। इसके बाद राम प्रसाद का बेटा उन पैसों को लेकर और वहां पर अपना काम करने लगता है और दोस्तों, वो नौकरी भी लग जाता है। जब बेटा नौकरी लगता है तो राम प्रसाद की खुशी का ठिकाना नहीं होता और राम प्रसाद बार बार अपने बेटे से कहता है कि बेटे, अब तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, तुम भी नौकरी लग चुके हो। जब बेटा शहर में सरकारी नौकरी लग चुका था तो बेटे की नीयत बहुत खराब हो जाती है। अब इसके बाद राम प्रसाद कहता है कि बेटा, तू नौकरी लग चुका है, अब तेरी शादी कर लेनी चाहिए, घर में कोई खाना बनाने वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर वो बेटा अपने पिता को एक खबर देता और कहता है कि पिताजी, कौन सी शादी? मैंने तो शादी कर ली है और मेरी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है और बस आपको बताने का इंतजार कर रहा था, कोई अच्छा सा मौका देखकर। जब ये बात राम प्रसाद सुनता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है और वो काफी सोच विचार में पड़ जाता है कि ये मेरा बेटा है, क्या है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो इसकी शादी खुद करना चाहता था। लेकिन राम प्रसाद अपने बेटे की राजी में राजी हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जब ये बातें हो जाती हैं, उसके करीबन 3 या 4 महीने बाद राम प्रसाद का बेटा फिर फोन करता है और कहता है कि पिताजी, जो आपके नाम घर है आपको वो बेचना होगा और मैंने यहाँ पर कोई जगह ले रहा हूँ, यहाँ पर ही हम घर बनाएंगे और आप यहीं पर हमारे साथ रहना। ये बात सुनकर राम प्रसाद बड़ा ही खुश होता है, लेकिन एक पल के लिए उदास भी होता है। और दोस्तों, जो राम प्रसाद ने पुश्तैनी जमीन को बेचकर जो कुछ पैसे बचे थे बेटे को देने के बाद, उनमें से जो दुकान खरीदी थी वो नासमझी में उस दुकान को भी बेटे के ही नाम करा देता है। हालांकि उस दुकान में काम चल रहा था, वहीं का एक व्यक्ति उस दुकान में सामान बेचा करता परचूने का। लेकिन दोस्तों, राम प्रसाद ने यहाँ पर भी गलती कर दी और बेटे की शहर में जमीन लेने के कारण राम प्रसाद अपने घर को भी बेच देता है। और दोस्तों, घर को बेचकर राम प्रसाद अपने बेटे के पास चला जाता है। जब राम प्रसाद अपने बेटे के पास जाता है तो वहां पर जाकर उसे किसी चीज का एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। क्या एहसास होता है? दोस्तों, राम प्रसाद जैसे ही अपने बेटे के घर में कदम रखता है तो जो उसकी बेटे की बहू होती है वो अपने ससुर से
छुआछूत करती थी। मतलब जहां पर उसके ससुर बैठ जाया करते वहां पर सफाई किया करती और अपने ससुर को एक आंख देखकर नहीं सुहाती थी। हमेशा ससुर को देखकर जोर जोर से बोला करती, चीखा चिल्लाया करती। राम प्रसाद इन सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शहर में गए थे और राम प्रसाद की आदत ऐसी थी दोस्तों कि वो लोगों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लिया करते, तो राम प्रसाद के वहां पर बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। अब राम प्रसाद बेचारा घर में कुछ करने का है नहीं और कोई काम उसके बस की है नहीं। और दोस्तों बेटा जो नौकरी करने जाता है, सरकारी नौकरी कर रहा है क्लर्क की, और बहू है वो भी नौकरी करने जाती है, तो वो पूरे दिन घर पर अकेला रहता है। इसी वजह से वो अलग अलग दोस्त बनाए हुए हैं और उनके पास अपना टाइम गुजारता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, बेटे बहू का आने का वक्त होता है, तभी राम प्रसाद पहले ही घर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों राम प्रसाद की जो बहू थी करीबन 8 से 9 महीने में ही अपने ससुर से परेशान होने लगी थी और अपने पति से कहती कि अपने पिता को कहीं पर छोड़कर आओ या यहाँ से अपने पिता को लेकर जाओ। मैं इस व्यक्ति को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे खाना नहीं बनता, मैं इतने सारे काम करती हूँ, नौकरी भी करती हूँ, घर आकर तुम्हारे पिता के लिए मुझे रोटियां भी बनानी पड़ती हैं। दोस्तों क्योंकि इससे पहले उस महिला ने अपनी बहुत अच्छी जिंदगी जी थी। अक्सर बाहर खाना खाना, घर में कोई ऐसा काम नहीं हुआ करता। लेकिन जब से ससुर जी घर आए हैं, अब ससुर जी के लिए खाना भी बनाना और सारे काम भी देखना, तो यहाँ पर वो महिला काफी परेशान हो जाती है और अपने पति को खरी खोटी सुनाती है। यही सिलसिला चलता रहता है और जो राम प्रसाद है वो भी इन सब बातों से बहुत परेशान होता है। अब राम प्रसाद ये बातें अपने एक दोस्त से शेयर करता और कहता, रोने लगता। तो वो दोस्त कहता, अरे यार इस शहर में सबकी ही जिंदगी ऐसी है, सभी के बेटे बहू ऐसे हैं, मेरे भी बेटे बहू ऐसे हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। राम प्रसाद इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मानकर चलने लगे थे। लेकिन दोस्तों अब राम प्रसाद के ऊपर एक और बड़ा पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि राम प्रसाद जब अपने घर में जाता है और घर में जाने के बाद आज उसके बेटे ने कहा कि पिताजी हम पूरे दिन काम करते हैं और आप यहाँ पर ठाली रहते हो और बाहर घूमते हो, आपको टाइम नहीं दिखाई देता। क्योंकि राम प्रसाद आप आज अपने दोस्तों में काफी देर तक बैठता है और दोस्तों से बातें करने में उसे टाइम का पता नहीं चलता और वो लेट हो जाता है घर आने में। दोस्तों बेटा डांट लगाता है, यहाँ पर राम प्रसाद रोने लगता है। खाने की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, राम प्रसाद को कोई खाने तक के लिए भी नहीं पूछता है। जब ये बातें राम प्रसाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन राम प्रसाद पानी पीने के लिए किचन की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो वो बेटे बहू की बात सुनता है और वो बातें जब सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राम प्रसाद के जो बेटे की बहू होती है वो अपने पति से कह रही है, राम प्रसाद के बेटे से, कि इस पिताजी का कुछ ना कुछ करो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, अब आपको इन्हें घर से निकालना होगा। और जो गांव की जमीन है वो तो कुछ रही नहीं है, जो दुकान आपके नाम है आप ध्यान से कर लेना, उस दुकान को भी पिताजी ना ले पाए। दोस्तों ये बातें सुनकर राम प्रसाद को एक धक्का सा लगता है। जिस बेटे के लिए राम प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, वो बेटा अपनी पत्नी की बात सुनकर कह रहा है कि हाँ मैं जरूर पिताजी का कोई इंतजाम करूंगा। तो राम प्रसाद बड़ा ही उदास हो जाता है और दोस्तों उसी रात को राम प्रसाद अपने बेटे के घर को छोड़ देता है। उस बड़े शहर में राम प्रसाद बाहर निकल जाता है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो भूख से व्याकुल, क्योंकि शाम को खाना नहीं मिला था। दोस्तों वो एक रोड के समीप बैठा हुआ होता है। तभी एक लड़का होता है जो शायद अभी अभी नौकरी लगा है, वो राम प्रसाद को देखकर बड़ा ही हैरान सा हो जाता है और राम प्रसाद के पास आकर बैठ जाता है बड़ी सी गाड़ी से उतरकर। और वो लड़का राम प्रसाद को खाना खिलाने लगता है, क्योंकि राम प्रसाद दूर से देखने में बड़े मायूस लग रहे थे। और दोस्तों राम प्रसाद दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि आज कहीं से खाने का इंतजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही वो लड़का पास आकर बैठता और कहता है कि क्या मैं आपको बाबा बुला सकता हूँ, तो राम प्रसाद बड़े हैरान हो जाते हैं कि बेटा तू मुझे बाबा क्यों बुला रहा है। तो वो लड़का कहता है कि बाबा मेरे पिता अभी 2 महीने पहले इस दुनिया से चले गए और उनकी जो शकल है, जो सूरत है, वो आपसे मिलती है और मुझे आप अपने बाबा की तरह के लग रहे हैं। मेरे बाबा की इच्छा थी कि मैं किसी सरकारी नौकरी करूं, आज मेरी नौकरी लग गई, लेकिन मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है और देखो ऊपर वाले ने आज मुझे आपसे मिला दिया। जब ये बात राम प्रसाद सुनता है तो दोस्तों राम प्रसाद की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक बेटा वो था जो पिता होते हुए भी पिता की कदर नहीं की, और एक बेटा ये है जो पिता इस दुनिया से चला गया, उस पिता की तलाश कर रहा है, आज उससे अपनी खुशी बांटना चाहता है। जब राम प्रसाद जी रोने लगते हैं तो वो लड़का जिस
जिसका नाम कृष्णा होता है दोस्तों, कृष्णा राम प्रसाद जी के गले लग जाता है और कहता है कि सच बोल रहा हूँ, मेरे पिता जैसी आपकी शकल है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मेरे साथ मेरे घर रह सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ पर राम प्रसाद जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस रात वो घर से आए हैं एक ही रात उनको बीती थी। उस रात वो घर से निकलते वक्त ये सोच रहे थे कि मैं कैसे जीऊंगा, कहां पर मेरी अंतिम सांस निकलेगी। लेकिन राम प्रसाद के आगे अब एक पूरी जिंदगी और पूरा जीवन आ जाता है। दोस्तों वो लड़का राम प्रसाद जी को वहां से उठाकर अपने घर ले जाता है, अच्छे से कपड़े पहनाता है, जो कपड़े उसके पिता की ड्रॉ भरी पड़ी थी कपड़ों से, क्योंकि उसके पिता भी इसी एज के होते हैं। इतने सारे उसके पिता के कपड़े होते हैं कि राम प्रसाद उन कपड़ों को देख देख कर हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लड़का काफी अमीर घर से होता है, एक बहुत बड़ा अधिकारी बन चुका था। और वो जब उसे अपने घर ले जाता है तो सारी कहानी राम प्रसाद को बताता है, कहता है कि बाबा मैं और मेरे बाबा रहा करते हैं, मेरे बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, हालांकि हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, हर चीज बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन मेरे पिता मुझे एक ईमानदार ऑफिसर बनाना चाहते थे, जो आज मैं बन गया। मैं बनने के बाद अपने पिता को घर में भी ढूंढ कर गया था और आज मैं बहुत लोगों के लिए खाना लेकर गया, लेकिन आखिरी जो लंच मेरे पास बचा था वो आपके लिए बचा। आपको देखकर मुझे मेरे पिता याद आ गए। और यहाँ पर वो कहता है कि बाबा आप यहाँ पर कैसे आए हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, आपका परिवार कहाँ पर है। तो राम प्रसाद कहता है कि बेटा जैसे तुझे किसी ने पाला है ना, ऐसे ही मैंने किसी को पाला था, लेकिन उसने मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया है। हालांकि धक्के देकर नहीं निकाला है, लेकिन उसकी बातें, सारी बातें वो उस कृष्णा के सामने रख देता है। तो कृष्णा राम प्रसाद को गले लगाता है। दोस्तों कृष्णा गरम तेल कर कर राम प्रसाद के पैरों की मालिश करता है। राम प्रसाद सोचता है क्या मैं सपने में तो नहीं हूं। उस कृष्णा से कहता है कि बेटा क्या तू मेरे पैर को थोड़ी चोटी काट सकता है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों हजारों लोगों में ऐसी बात होती है। यहाँ पर राम प्रसाद को एक पूरा घर मिल चुका था, एक बेटा मिल चुका था और एक बेटी मिल चुकी थी, क्योंकि कृष्णा की एक और बहन होती है जो बिजनेसमैन होती है और बहुत बड़ी बिजनेसमैन होती है। दोस्तों जब यहाँ पर कृष्णा की बहन आती है तो वो भी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि बिल्कुल हूबहू पापा की तरह लग रहे हैं भैया, अब इन्हीं को देखकर हमारी आंखों को चैन मिलेगा और इनके साथ हम बहुत अच्छी जिंदगी बिताएंगे। दोस्तों यहाँ पर राम प्रसाद अब उन दोनों बच्चों को अपने गले लगाकर कहता है कि बेटा कैसे मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा और मैं कैसे क्या करूंगा। दोस्तों जो राम प्रसाद किसी दिन खाने के लिए तरसा करता, वो राम प्रसाद आज एक अमीर सेठ और एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, क्योंकि जिन बच्चों ने उन्हें गोद लिया था वो बच्चे काफी अमीर होते हैं। अब राम प्रसाद की जिंदगी चल रही थी, दिन पर दिन वो बूढ़े हो रहे थे। राम प्रसाद के बेटे भले ही सरकारी ऑफिसर थे, लेकिन अपने पिता का बहुत ख्याल रखा करते, हफ्ते में एक बार अपने पिता को मूवी दिखाने ले जाया करते, बहुत ऐश और आराम की जिंदगी होती है। दोस्तों यहाँ पर कृष्णा अपने पिता राम प्रसाद को खाना बंटवाने के लिए भी बाहर ले जाते हैं। अब एक दिन वो अपने पिता को खाना बंटवाने के लिए बाहर लेकर गए थे, तो वहां पर राम प्रसाद जैसे ही खाना बांटते हैं तो दोस्तों वहां पर राम प्रसाद का वही बेटा जिसके पैर शायद टूटा हुआ था, चोट लगी हुई थी, वो बेटा वहां पर बैठा हुआ होता है। तो राम प्रसाद जैसे ही उसको खाना देने के लिए करता है, वो बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर और बहुत जोर जोर से माफी मांगने लगता है। तभी दोस्तों कृष्णा इस सब चीजों को देखता है। तो कृष्णा कहता है कि बाबूजी ये कौन है। तो वो बेटा बड़ा हैरान सा हो जाता है और जैसे ही अपने बाप के ऐशो आराम को देखता है और कृष्णा के ऐशो आराम को देखता है तो वो पैरों में पड़कर कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राम प्रसाद ने एक बहुत अच्छी बात करी थी। राम प्रसाद ने अपने बेटे से कहा कृष्णा से कि बेटा मैं इसको नहीं जानता। कृष्णा कई बार कोशिश करता है कि अगर पिताजी आप चाहोगे तो हम इसकी भी मदद कर सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद साफ शब्दों में मना कर देता है कृष्णा से कि जिस बेटे ने मेरे बारे में नहीं सोचा मैं उसके बारे में कैसे सोच सकता हूँ, ये मेरा बेटा नहीं है। यहाँ पर कई बार राम प्रसाद का बेटा हवाला देता है कि पिताजी जिस लड़की से लव मैरिज करी थी वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। दोस्तों राम प्रसाद बिल्कुल भी उसकी तरफ एक आंख भर भी नहीं देखते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कृष्णा जो था दोस्तों वो बड़ा ही दयालु था, उसका दिल बहुत नरम होता है। वो राम प्रसाद के उस बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है
उसका इलाज कराता है और दोस्तों उसे करीबन 25 से 30 हजार रुपए नगद देकर उससे कहता है कि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और तुमने जो मेरे पिताजी के साथ किया है आइंदा ऐसी गलती दोबारा मत करना। और दोस्तों यहाँ पर कृष्णा उसके जीवन को भी संवार देता है। ये दोस्तों वो कहानी थी जहां पर एक इंसान शायद बहुत दिनों से भटका हुआ था, लेकिन उसको एक ऐसा बेटा मिला जिसे उसने जन्म भी नहीं दिया, जिसका पालन पोषण नहीं किया, उसने उस पिता को सर पर बिठा कर रखा। दोस्तों एक कहानी आप लोगों को एक प्रेरणा देकर जाती है कि हमेशा हम कहते हैं कि अमीर लोग घमंडी होते हैं, बहुत बेकार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमीर लोग घमंडी बिल्कुल भी नहीं होते। अमीर लोगों में भी अच्छे लोग होते हैं, जहां पर कृष्णा जैसे अच्छे लोग अमीर भी होते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।